दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो आपको पी रेशो के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। पी रेशो वैल्यूएशन का सबसे पुराने मेथड में से एक है। 1934 में बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक में इसे वैल्यूएशन का बेस्ट मेथड माना था। आज भी उतना ही रेलिवेंट है। पी रेशो को कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, बट इसे इंटरप्रीट करना काफ़ी मुश्किल है। मैक्सिमम लोग इसको गलत एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही बात आती है पी रेशो की, लोग सिंपली कंक्लूड करते हैं कि जिस भी स्टॉक का पी रेशो हाई है वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जिस भी स्टॉक का पी रेशो लो है वो अंडर वैल्यूड है और हमें अंडर वैल्यूड शेयर बाय करना चाहिए। ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी रेशो को कैसे एनालाइज करें और कैसे इसके बेस पर हम एक फ्रेमवर्क बनाएं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर पाएं। जैसा कि मैंने बताया कि पी रेशो को कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। पी रेशो निकालने के लिए आपको सिंपली कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लेना, उसको डिवाइड कर देना अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर का मीनिंग होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इसका ये मीनिंग हुआ कि एक साल में एक शेयर कितना प्रॉफिट कमाता है। सपोज किसी कंपनी ने एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसके पास 1000 शेयर है, तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 100 रुपये निकल जाएगा। ये 100 रुपये कंपनी का ईपीएस होगा। हम बोलेंगे कि एक शेयर ने एक साल में 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ईपीएस फॉरवर्ड भी हो सकता है और ट्रेलिंग भी हो सकता है। ट्रेलिंग ईपीएस का मीनिंग होता है पिछले 12 महीने का ईपीएस जो कंपनी ने एक्चुअल रिपोर्ट किया है। जैसे अगर आप आज 20-21 का ईपीएस लेते हो तो उसको ट्रेलिंग ईपीएस बोलेंगे, लेकिन अगर आप 23-24 ये आने वाले सालों का ईपीएस लेते हो तो उसको फॉरवर्ड ईपीएस बोलेंगे। तो फॉरवर्ड ईपीएस जनरली एनालिस्ट और इक्विटी रिसर्चर्स कैलकुलेट करने होते हैं। फॉरवर्ड ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारे एजम्पशंस का यूज किया जाता है, काफ़ी सारे एस्टिमेशंस का यूज किया जाता है, तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। तो बेटर होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए जनरली कि आप ट्रेलिंग ईपीएस लो। और एक रिसर्च भी की गई जिसमें पता लगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ट्रेलिंग ईपीएस के बेस पे लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल हुए उन इन्वेस्टमेंट डिसीजन से जो फॉरवर्ड ईपीएस के बेस पे लिए गए। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ट्रेलिंग पी रेशो परफेक्ट है। दोस्तों, आप जब किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेंगे। एक आपको स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, एक आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा। स्टैंड अलोन का मतलब होता है जिसमें कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसमें उसकी कोई ग्रुप कंपनी नहीं होती। जैसे टाटा मोटर्स, अगर टाटा मोटर्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है तो उसको स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। और अगर टाटा मोटर्स अपना प्लस जैगवार का, आपको पता होगा कि जैगवार टाटा मोटर के अंदर आती है। 2008 में जैगवार को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया था। जैगवार यूके की एक लग्जरी कार कंपनी है। तो अगर जब जब टाटा मोटर्स जैगवार को लेके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो उसे कंसोलिडेटेड बोलेंगे, क्योंकि जैगवार की अपनी सेल है, जैगवार के अपने खर्चे हैं, उसके अपने एम्प्लॉई हैं। क्योंकि जैगवार का मालिक टाटा मोटर्स है तो उसके सारे खर्चे, उससे होने वाली सारी कमाई टाटा मोटर्स की हुई। तो टाटा मोटर्स को ये बताना होता है कि मैंने अपने ग्रुप कंपनीज के साथ ग्रुप कंपनी को मिला के कितना अपना प्रॉफिट कमाया। लिस्टेड कंपनीज को ये बताना होता है कि उन्होंने अपनी ग्रुप कंपनी को मिला के कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस किया। और स्टैंड अलोन होता है कि जो सिर्फ अपना बिजनेस बताएंगे, इसमें उनकी कोई ग्रुप कंपनी नहीं होती, उनकी कोई सब्सिडरी, उनकी कोई एसोसिएट नहीं होती, उससे हम स्टैंड अलोन बोलेंगे। अब जब आप जाओगे तो आप स्टैंड अलोन में जाओ या कंसोलिडेटेड में जाओ तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। ईपीएस के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक होगा बेसिक ईपीएस, एक होगा डायलूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस वो होगा जो भी कंपनी के इस वक्त करंट शेयर्स हैं उनके बेस पे जो आप ईपीएस निकालोगे उसे बेसिक ईपीएस बोलेंगे। और फ्यूचर में इशू होने वाले शेयर्स को भी आप कंसिडर कर लोगे ईपीएस में, तो उस ईपीएस को डायलूटेड बोलेंगे। होता है क्या है कि कंपनियां कन्वर्टेबल लोन इशू करते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती हैं। एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, स्टार्टअप्स, वहाँ पे एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उन्हें फ्यूचर के अंदर एम्प्लॉय को शेयर मिलते हैं। जिन कंपनीज के पास उनके डिबेंचर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास कन्वर्जन ऑप्शन होता है फ्यूचर में कि आप उनको इक्विटी में कन्वर्ट कराओ। तो जब आप उन चीज़ों को भी कंसिडर कर लेते हो और ईपीएस निकालते हो तो उसको डायलूटेड बोलेंगे। आपको सिंपली ये करना है, किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाना है। सपोज आप एशियन पेंट के एनुअल रिपोर्ट में गए, आपको वहाँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको 2 ईपीएस दिखेंगे, बेसिक और डायलूटेड। आपको डायलूटेड लेना है, स्टैंड अलोन ईपीएस नहीं लेना, बेसिक ईपीएस नहीं लेना। दोस्तों, आप बात कर रहे हैं सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन की। ये माना जाता है कि जिन भी स्टॉक्स का पी रेशो लो है वो स्टॉक्स अच्छे होते हैं उनसे जिनका पी रेशो हाई है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पी रेशो सिर्फ करंट अर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो फ्यूचर की ग्रोथ भी देखता है कि आपकी अर्निंग के अंदर कितनी ग्रोथ है। आज आपके पास 2 कंपनी है, दोनों कंपनी का ईपीएस बराबर है। सपोज कंपनी एक्स है जिसका अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज़ है और कंपनी वाई है जिसका अर्निंग पर शेयर भी 100 रुपीज़ है। लेकिन कंपनी एक्स 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अपनी अर्निंग पर शेयर में और कंपनी वाई 5%। तो अब आप खुद देख लो कि किसका पी रेशो ज़्यादा होगा, किसका मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा। डेफिनेटली कंपनी एक्स का, क्योंकि कंपनी एक्स का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो ग्रोथ रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कंपनी की ग्रोथ ही नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे ग्रो होगी। तो इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है स्टेबिलिटी, अर्निंग में स्टेबिलिटी।
होता क्या है कि कुछ कंपनीज की अर्निंग इकोनॉमी के साथ फ्लक्चुएट करती हैं। जब इकोनॉमी की हालत अच्छी होती है तो उनकी अर्निंग भी अच्छी होगी, और जब इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है तो उनकी अर्निंग्स भी खराब हो जाती है। उनकी अर्निंग इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन कुछ कंपनीज के साथ ऐसा नहीं है। जैसे आज आज आप एग्जाम्पल ले सकते हो नेस्ले का। नेस्ले आप सब जानते हैं मैगी बनाता है, और इसके अलावा काफी सारे फूड आइटम नेस्ले बनाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस अभी आप देखोगे कोरोना वायरस चल रहा है और इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमी की हालत खराब है, बट नेस्ले की सेल पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जबकि ऑटोमोबाइल्स कंपनीज की सेल काफी डाउन है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज का जो बिजनेस है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, तो ऑटोमोबाइल की सेल भी अच्छी होगी। जैसे इकोनॉमी खराब होगी ऑटोमोबाइल की सेल कम हो जाएगी, क्योंकि कार्स आज भी एक लग्जरी गुड्स है। आपको देखना होगा कि किस कंपनी की अर्निंग स्टेबल है। जिस भी कंपनी की अर्निंग स्टेबल होगी उसका पी रेशो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। कोई चांस नहीं है कि उसका पी रेशो आपको कम मिल जाए, ये मान के चलेगा आप। इंडिया जैसी इकोनॉमी में, जहाँ आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और आज भी काफ़ी सारी कंपनियां इवन इनिशियल स्टेजेस में है अपनी लाइफ साइकिल के, तो वहाँ पे आपको पी रेशो कम नहीं मिलेगा। उन कंपनीज का जिनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है और जिनकी अर्निंग स्टेबल है। तीसरी जो कंपनी के मार्केट प्राइस को चीज इंपैक्ट करती है वो होती है लोअर डेट। जिन कंपनीज के पास लोन कम है उनका मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा उन कंपनीज से जिनके पास लोन ज़्यादा है। जैसे आप टाटा मोटर्स को देखो, टाटा मोटर्स के पास 1,20,000 करोड़ रुपए का लोन है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने काफ़ी सारा लोन लिया था जैगवार को खरीदने के लिए। दूसरी तरफ आप जाओगे आइसर मोटर को देखोगे, मारुति को देखोगे, तो उनकी बुक्स में आपको ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत लोन दिखेगा तो काफ़ी कम होगा, 500 करोड़ 1,000 करोड़। ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए होता है। और ये मारुति की जो सेल है, मारुति का जो कैश फ्लो है उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट टाटा मोटर्स के केस में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इवन टाटा मोटर्स को हमेशा घाटा होता है। उस घाटे का सबसे जो प्रमुख रीजन होता है वो उस लोन के ऊपर दिए जाने वाला इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ही है। पीएस के केस में डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता, कंपनी के पास चॉइस है। प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आपने किसी कंपनी ने लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जिन कंपनीज के पास लोन ज़्यादा होगा उनका मार्केट प्राइस कम होगा, ये ध्यान रखें। तीसरी चीज़ होती है मार्केट शेयर। आप देखोगे कैडबरी, इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है चॉकलेट के अंदर। चॉकलेट तो नेस्ले भी बनाता है, चॉकलेट एचयूएल भी बनाता है, चॉकलेट आईटीसी भी बनाता है। चॉकलेट तो काफ़ी सारी कंपनी बनाती है। ऐसा क्या स्पेशल है कैडबरी चॉकलेट के अंदर कि उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है? फिर भी कैडबरी की चॉकलेट सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वो एक गुडविल, एक ब्रांड वैल्यू है। तो ये चीज़ें भी पी रेशो को इम्पैक्ट करती हैं। जिन कंपनीज का मार्केट शेयर अच्छा होगा, जिनकी गुडविल अच्छी होगी, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी, जिनका मैनेजमेंट अच्छा होगा, जैसे एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट के काफ़ी सालों से तारीफ की जाती है और एक प्रीमियम वैल्यूएशन एचडीएफसी बैंक का हमेशा से रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी कंपनी के मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट करेंगी। तो आप पी रेशो में आप जब अर्निंग देखते हो तो उसमें आप उस अर्निंग की ग्रोथ भी विजुलाइज करके चलो, उसकी स्टेबिलिटी भी विजुलाइज करके चलो, कंपनी का लोन भी आप देखो, वहाँ की मैनेजमेंट की क्वालिटी भी देखो। शेयर प्राइस सिर्फ ईपीएस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी ग्रोथ भी तो देखोगे ना। आज किसी कंपनी का ईपीएस 100 है बट फ्यूचर में वो ग्रोथ ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसका पी रेशो लो होगा। हिस्टोरिकली आप देखो कुछ सेक्टर का पी रेशो हमेशा ज्यादा रहा है, जैसे कंज्यूमर गुड सेक्टर हुआ, फार्मा हुआ, इनका पी रेशो हमेशा ज्यादा होगा। एशियन पेंट, एचयूएल, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डी, इन सबका पी रेशो ज्यादा होता है, क्योंकि इन सेक्टर के अंदर होता क्या है कि लोन कम होता है। इन सेक्टर में कैश फ्लो काफी अच्छा होता है। ये B2C कंपनी होते हैं जिनका मैक्सिमम बिजनेस कस्टमर के लिए होता है। बेसिकली आप देखोगे कि आप फूड आइटम है नेस्ले, आप नेस्ले का एग्जांपल लो, मैगी है, नेस्कैफे बनाता है नेस्ले, तो आप देखोगे कि ये बेसिकली फूड आइटम बनाता है जो इम्यून होते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से, और कैश फ्लो भी काफी अच्छा होता है। लोन इन कंपनीज के पास ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री नहीं है जैसे ऑटोमोबाइल है या और कोई इंडस्ट्री है। सो इनका पी रेशो हमेशा ही होता है। दूसरी तरफ आप जाओगे एनर्जी सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, मेटल में, स्टील, एल्यूमिनियम, शिपिंग कंपनीज के अंदर इनका पी रेशो हमेशा कम होता है। सबसे पहले तो ये कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री है, दूसरा ये साइक्लिकल है। अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो इनका बिजनेस अच्छा चलेगा, इकोनॉमी खराब होगी तो इनका बिजनेस खराब होगा। आप सिंपली एग्जांपल लो, अगर आज जो बुरा टाइम चल रहा है, आज आप सब जानते हो कि आज कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल स्लो डाउन आया हुआ है, इसके बाद भी एचयूएल, नेस्ले जैसी कंपनीज की अर्निंग ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुई है, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर की अर्निंग्स काफी ज्यादा खराब हुई है। पी रेशो सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस सेक्टर की आप कंपनी देख रहे हो। आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को किसी एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार एचयूएल का पी रेशो 80 है और ओएनजीसी का पी रेशो 40 है तो ओएनजीसी बेटर हो गई। ये डिसीजन कभी मत लेना, हमेशा गलत होगा, लॉस करके निकलोगे स्टॉक मार्केट में। अब हम देखेंगे पी रेशो का यूज कैसे कर सकते हैं। हर एक इंडस्ट्री के अपने डायनेमिक्स होते हैं, हर एक इंडस्ट्री के अपने रेगुलेशंस होते हैं। तो हम पी रेशो को कैसे एनालाइज करें, कैसे हम पी रेशो के बेस पे डिसीजन लें। तो दोस्तों सबसे जो अच्छा यूज पी रेशो का है वो ये है कि आप कंपनी का करंट पी रेशो लो और उसको
कंपनी के हिस्टोरिकल पी रेशियो से कंपेयर करो। आप ले 10 साल का कंपनी का एवरेज पी रेशियो लो और उसका करंट पी रेशियो लो और उनसे कंपेयर करो। दूसरी जो चीज़ है, आप निफ्टी का पी रेशियो कंपेयर करो। ऐसे ही आप निफ्टी का हिस्टोरिकल पी रेशियो निकालो और उसको निफ्टी के करंट पी रेशियो से कंपेयर करो। म्यूचुअल फंड के केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर यूनिक होता है, तो हर एक सेक्टर का पी रेशियो अलग होगा, उसका हिस्टोरिकल पी रेशियो भी अलग होगा। सेक्टर के केस में भी आपको सेम चीज़ करनी है। सेक्टर के करंट पी रेशियो को उसके हिस्टोरिकल पी रेशियो से कंपेयर करना है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं एक कंपनी का करंट पी रेशियो लेता हूँ और उसका हिस्टोरिकल पी रेशियो लेता हूँ और उसके बेस पर हम एनालाइज करेंगे कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। केस नंबर 1 में मेरे पास करंट पी रेशियो 25 है, हिस्टोरिकल मेरे पास 20 है। इस केस में आप देखोगे कि करंट पी रेशियो हिस्टोरिकल से ज़्यादा है। हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है। इस केस में हम कंक्लूड करेंगे कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है, यानी उसका करंट पी हिस्टोरिकल से ज़्यादा है। तो और दूसरा केस हम लेंगे जिसमें करंट पी 19 है और हिस्टोरिकल 20 यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी का हिस्टोरिकल पी के कंपनी का करंट पी हिस्टोरिकल के इक्वल है और कंपनी फेयरली वैल्यूड है। तीसरे केस में उसका पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो 15 है और हिस्टोरिकल 20 है। इस केस में आप कह सकते हो कंपनी अंडर वैल्यूड है, बट सब्जेक्ट टू कि कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कोई चेंज नहीं है। कंपनी का ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ, कंपनी की सेल कम नहीं हुई, कंपनी का लोन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, बाकी सब सेम है। ये बेसिकली टेम्परेरी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से पी रेशियो उसका कम हो गया, बाकी फंडामेंटली कंपनी आज भी अच्छी है। उस केस में हम कहेंगे कि पी रेशियो, करंट पी रेशियो कंपनी का कम है हिस्टोरिकल से, तो ये काफी अच्छा बाय है, इस शेयर आप बाय कर सकते हो। बट मैंने एक चौथा केस भी इंक्लूड किया जिसमें पी रेशियो 5 है और हिस्टोरिकल पी रेशियो 20 था। इस केस में डेफिनेटली कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी उसका रेशियो 5 पे आया है। ये टेम्परेरी फ्लक्चुएशन नहीं हो सकती। टेम्परेरी फ्लक्चुएशन तब भी होती है, उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, उसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बट यहाँ पे काफी बड़ा चेंज है, 20 से पी रेशियो घट के 5 हो गया। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ रेट हो सकता है नेगेटिव हो गया हो, कंपनी की के पास डेट काफी बढ़ गया, कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया हो, कुछ फ्रॉड हुआ हो, जैसे यस बैंक में फ्रॉड हुआ। उससे पहले आपने देखा होगा कि DHFL का केस भी आपने देखा होगा। उन केसेस में उनके अंदर कंपनीज के अंदर फ्रॉड हुए तो उनका पी रेशियो काफी कम हो गया। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस है, तो आपको ऐसी कंपनी में बाई नहीं करना। पी रेशियो को एनालाइज करते हुए तो ये ध्यान रखना कि फंडामेंटल में कोई चेंज ना हुआ हो। अगर फंडामेंटल में चेंज हुआ है ना कंपनी के, उसकी वजह से पी रेशियो चेंज हो रहा है, तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। दोस्तों ये वाला चार्ट, इसमें मैंने निफ्टी का 20 ईयर का पी रेशियो लिया है। आपने देखा कि जनरली पी रेशियो निफ्टी का 10 से 30 के बीच में रहता है, लेकिन 2020 के अंदर एक क्वार्टर में ये 40 चला गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2020 में अप्रैल से जून तक लॉकडाउन था, वहाँ पे एक क्वार्टर में कंपनी का कोई प्रॉफिट था ही नहीं। हमने देखा कि पी रेशियो में मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं, जब ईपीएस कम होगा तो डेफिनेटली पी रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये एक वन ऑफ इवेंट थी, इसे हम इग्नोर करेंगे। हिस्टोरिकली निफ्टी का पी रेशियो 10 से 30 के बीच में रेंज करता है, और आप देखोगे कि निफ्टी का करंट पी रेशियो 28 है और आप उसका एवरेज पी देखोगे तो वो 21 है। निफ्टी का करंट पी रेशियो उसके एवरेज पी रेशियो से काफी ज्यादा है और ये अपर बैंड के आसपास है, ये 30 के आसपास है। इस वक्त निफ्टी काफी ओवर वैल्यूड है। काफी सारे एनालिस्ट इसको लेकर काफी बेयरिश है। इवन आरबीआई ने भी मार्केट में आशंका जताई थी कि मार्केट थोड़ी ओवर वैल्यूड है, तो इस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड है। म्यूचुअल फंड में इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि जब आप इंडिविजुअल शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास चॉइस होती है, आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना सारा कॉर्पस एक ही शेयर में लगा सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड के पास ये चॉइस नहीं होती। वो सपोज आपके पास 1 लाख रुपए, आप 1 लाख के 1 लाख एक शेयर में लगा सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड वाला ये काम नहीं कर सकता। तो उसके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो आप रुक जाओ, आप इन्वेस्ट मत करो, और अंडर वैल्यूड है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। इस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड है। हिस्टोरिकली देखा गया जब निफ्टी का पी 10 के आसपास होता है, सपोज निफ्टी का पी 15 हुआ, 12 हुआ, तो निफ्टी काफी अच्छा रिटर्न देता है। 2008 में सबको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस वक्त निफ्टी का पी 12 पे आ गया था। अगले एक साल में निफ्टी ने 76% का रिटर्न दिया था। लेकिन अब जो लेवल निफ्टी का है 30 का, इस लेवल पे वो 76% रिटर्न नहीं दे सकता अगले एक साल में। तो आप मान के चलो कि ये काफी ओवर वैल्यूड मार्केट है आज की। थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। म्यूचुअल फंड में पैसा आपको कम कर देना है और आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के पीछे जाना है, जो स्टॉक्स आपको लॉन्ग रन में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। ऐसे ही हमें सेक्टर को एनालाइज करना है। एग्जांपल के लिए मैं ऑटो सेक्टर को एनालाइज कर रहा हूँ। हम देखेंगे कि पिछले 5 सालों में ऑटो सेक्टर का एवरेज पी 73 रहा
और उसकी जो रेंज रही है वो 14 से 140 के बीच में रही है। आप देखोगे कि ऑटो सेक्टर का करंट पी 93 है, ये एवरेज से काफी ज्यादा है और पिछले 2-3 साल में ऑटोमोबाइल की सेल भी गिरी है, लेकिन पी रेशो इनफैक्ट बढ़ गया है। दोस्तों इसका मतलब ये होगा जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी अर्निंग ग्रोथ फ्यूचर में अच्छी होगी, अर्निंग रिबाउंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में तो कुछ नहीं हुआ बट आने वाले टाइम में काफी अच्छी उन्हें अर्निंग होगी, इसलिए उस ऑटोमोबाइल सेक्टर का पी रेशो काफी ज्यादा है। इवन कुछ कंपनीज का पी रेशो 80 के आसपास, 80-90 तक पी रेशोस है। अगर ये कंपनी 2023-24 तक इतनी अर्निंग नहीं कर पाती तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के अंदर काफी बड़ा करेक्शन आएगा। तो मैं इस वक्त सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में संभल के इन्वेस्ट करो, थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप कम कर दो। मेरा सजेशन पर्सनली आपको ये रहेगा इस वक्त आप आईटी फार्मा में ज्यादा इन्वेस्ट करो, बजाय आप ऑटो सेक्टर या म्यूचुअल फंड में, बिकॉज म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस फ्रेमवर्क को अगर अप्लाई करके इन्वेस्टमेंट करते हो डेफिनेटली आपका अच्छा रिटर्न आएगा।